सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हम इन तीन पार्टीज़ के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम काफ़ी टाइम पुरानी हिस्ट्री देखते हैं, लाइक जैसे 30-40 ईयर्स में। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा भी लेती हैं, वोट अपने अपने एरियाज़ में गेन भी करती हैं। सो माई क्वेश्चन टू यू, अब मैं थोड़ा सा इसको लिंक करूँगा आपके साथ। ANP के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, योर परस्पेक्टिव ऑन दिस। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ द 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और वेरी गुड। 18वीं तरमीम लाने की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि आपने वो वादा जो कि पाकिस्तान की अवाम से किया था 1940 से 1947 के बीच में, एक नए मुल्क का, जो कि कभी किया कभी नहीं किया। 1946 तक तो लोगों को पता भी नहीं था कि मुल्क बन रहा है। कैबिनेट मिशन प्लान और क्रिप्स मिशन प्लान तो आप इनिशियली एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे। 1947 में हम लोग मुल्क बनाते हैं और 1978 के बाद से पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान जब इंट्रोड्यूस होता है और एग्रेवेट किया जाता है ज़ियाउल हक के टेन्योर के अंदर, तो हमें पता चलता है कि जी ये तो पाकिस्तान का ख्वाब को 1910 1920 के अंदर ही देख लिया गया था। लाइक आई सेड, लेकिन 1946 तक आप कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन प्लान भी आप एक्सेप्ट कर देते हैं। ऐसी हकीकतें हैं जो कि आपको पाकिस्तान स्टडीज की किताब में पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो जब पाकिस्तान बना, मार्ज वजूद के अंदर आया, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पे कोई भेड़ें बकरियां तो नहीं चरा रहे थे ना। लोग यहाँ पे भी मौजूद थे। जी। आज़ादी की तहरीकें यहाँ पे भी चली हैं। सकाफतें हमारे मौजूद थी। हमारे यहाँ दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी तक्षशिला के मुकाम पर, जिसको आज टैक्सिला कहा जाता है, यहाँ पे पाई जाती है। पेशावर को द सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता था, अलेक्जेंडर ने अपने ट्रैवल लॉग्स के अंदर डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो अभी कोई बंजर बयाबानों के अंदर, सहराओं के अंदर तो पाकिस्तान नहीं बनाया गया ना। ये तो नहीं था कि पाकिस्तान में पंजाब के बॉर्डर के इस पार सिर्फ सहरा और चटियल पत्थर थे और ट्रेनों के अंदर लोग लखनऊ से और अवध से और दिल्ली से और हैदराबाद दक्कन से बैठ के आए और फिर आके पाकिस्तान आबाद हुआ। हमारी रेजिस्टेंस की मूवमेंट चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी चल रही थी, पंजाब के अंदर भी चल रही थी, बलूचिस्तान के अपने डायनामिक्स से वहां भी किसी ना किसी तरीके से चल रही थी। सो उस जमाने की मुस्लिम लीग की क्यादत ने जब पाकिस्तान बनने का वादा किया और पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान बना दिया, तो यही बात की गई थी कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, जो इलाके हैं, जो रीजन्स हैं, उनको उनका इंडिपेंडेंट मैंडेट दिया जाएगा। दे आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट इन द सेंस दैट दे आर गोइंग टू बी ऑटोनोमस। कि बेशक झंडा हमारा एक होगा, कौमी तराना हमारा एक होगा, पासपोर्ट हमारा एक होगा, मुल्क का एक नाम दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद के अंदर आया है। आपकी एथनिक आइडेंटिटी, आपकी रेशियल आइडेंटिटी, आपकी रेजिस्टेंस की हिस्ट्री तो कई सदियां पुरानी है, कई साल पुरानी है। तो हम आपकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ये वाली बात कॉन्ट्रास्ट करती हुई चलूं कि ये ऑटोनॉमी पाकिस्तान को बहुत अच्छी लगती है और पाकिस्तान के मेनलैंड शहरियों को बड़ी अच्छी लगती है, जम्मू और कश्मीर के लिए। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की रीजनल ऑटोनॉमी और रीजनल इंडिपेंडेंस की क्लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन से एलिमिनेट किया, तो आपने अपने कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया इस्लामाबाद के अंदर। आपने एयरपोर्ट से लेके फेडरल सेक्रेटेरिएट तक मल्टीपल पैनाफ्लेक्स लगा दिया, आप लोगों ने बिलबोर्ड छपवा दिए। तो जो मैं बात कह रही हूँ कोई अनहोनी बात नहीं है। ये मेनलैंड पाकिस्तानियों को नुक्ता समझ आता है और वो इस नुक्ते को सपोर्ट भी करते हैं फॉर द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। लेकिन हमारी रीजनल स्टेट्स के लिए ये नहीं करते। तो 18th अमेंडमेंट का होना बहुत जरूरी था। और जब 18th अमेंडमेंट हमारे पास आ जाती है, जब एक फेडरेटिंग स्टेटस हम दे देते हैं पाकिस्तान की रियासत को, तो हम ये समझते हैं कि हर सूबा अपने अंदर ये सलाहियत रखता है कि वो खुद को मुस्बत और मजबूत करे, अपनी लोकल गवर्नमेंट्स बनाए, बिल्कुल लोकल लेवल तक, यूनियन काउंसिल के लेवल तक इख्तियारात को आवाम को ट्रांसफर करे, ताकि नाली के मसाइल और पानी के मसाइल और इस किस्म की चीज़ों को वहां पे डील किया जा सके। और प्रोविंस अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करके अपने लोगों को सहूलियात फराहम करे। कनाडा के अंदर भी आपको ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। और सूबों की रिप्रेजेंटेशन हो हमारे पास वफाक के अंदर, फेडरेशन के अंदर, जो कि आपकी करेंसी, आपकी मैक्रो लेवल इकोनॉमिक्स, आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी मिलिट्री एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, पॉलिसी के साथ डील करे। मोटे मोटे चीदा चीदा आती हैं। और इस वक्त वो वाहिद जमात, दो जमातें अगर हम लोग कह लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह लें थ्योरेटिकल लेवल पे, और इम्प्लीमेंटेशन और थ्योरेटिकल दोनों के लेवल पे अवामी नेशनल पार्टी, ये बड़ी जमातें हैं जिनका ये वाला मैंडेट है। तमाम रीजनल पार्टीज इस मैंडेट को सपोर्ट करती हैं, इस मंशूर को सपोर्ट करती हैं। इसीलिए मेरा एएनपी की तरफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एएनपी की तारीख, नेशनल अवामी पार्टी की तारीख, पाकिस्तान की तारीख से भी पुरानी है। वो इस इलाके के साथ, इस तारीख के साथ, इस जद्दोजहद के साथ जुड़ी रह चुकी है। और वो, मैं मुझे ये लगता है कि उनकी फोरसाइट, उनकी हाइंडसाइट और उनकी कंटेम्प्रेरी दौरे हाजिर के मसाइल की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले में ज्यादा मुस्बत। अपनी बात को कंक्लूड करते हुए, मेरा ताल्लुक पख्तूनख्वा से है। अगर
मैं किसी ऐसी ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगी जिसका रुख पेशावर की तरफ होगा, जिसका रुख सूबे की तरफ होगा, ना कि वफाक, ना कि इस्लामाबाद की तरफ। अगर आपकी पार्टी का जो अज़म है, आपकी पार्टी का जो मेन एम्बिशन है, वो वजारत उज़्मा की कुर्सी संभालना है, वफाकी पार्लियामान के अंदर सदारत हासिल करना है, मेजॉरिटी हासिल करना है, तो आपने सूबे को इग्नोर कर दिया है। सही। एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपसे पूछनी थी, इलेक्शन मैंडेट जो है, अब हर बंदा लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात कर रहा है एक्सेप्ट ऑफ पीएमएलएन। तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपने इस बार कितनी देखी है? मैंने लेवल प्लेइंग फील्ड इस दफा उतनी ही देखी थी, और 13 में देखी थी, और 8 में देखी थी। 2008 में हमारे इलेक्शन वर रूल ऑफ द तालिबान एंड अल कायदा इम्पोज। 2013 के अंदर हमने इलेक्शंस के अंदर प्रॉपर रिगिंग देखी, हम सबको पता है कि रिगिंग हुई, उस जमाने में भी रिपोर्ट हुई। और साथ ही में आपकी दो पार्टीज को बम्बों के जरिए मसला था, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियंस को। 2018 के अंदर भी हम लोगों ने आरओ इलेक्शंस देखे, उन आरओ इलेक्शंस की वजह से मुस्तफीद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उस बाकी पार्टीज को जेलों के अंदर बंद किया हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत सारी गायब थी, बिकॉज वो जेलों के अंदर बंद थी, तरह तरह के झूठे मजाक वाले केस उनके ऊपर किए गए थे। और 2023 के अंदर, और इसके अंदर भी हमें यही ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बार्स के पीछे है। एटलीस्ट कम से कम दो अफराद उनमें से ऐसे हैं जो जानबूझ के बार्स के पीछे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्योंकि उनको उनका मजलूमियत का नैरेटिव उनका स्ट्रेंथन होता है। इस पे किसी और दिन बात करेंगे, बट चीफ अमंग दम इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पुराने सरबराह परवेज इलाही साहब। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी खासी बुरी हो रही है, हमें नजर आ रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और जिस दिन इलेक्शंस होते हैं उस दिन जो कुछ हुआ वो आप सब के आ गया। हर पार्टी के साथ धांधली की गई है, हर एमक्यूएम को भी सपोर्ट किया गया है, जेयू वजीरिस्तान वाली सीट के ऊपर। अच्छा, पीएमएलएन को सपोर्ट किया गया मल्टीपल सीट्स के ऊपर, इलेक्शंस चैलेंज हो गए हैं। आई विल लाइक टू ओपनली एडमिट कि पीटीआई को भी सपोर्ट किया गया। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके तीन के तीन सूबों के अंदर धांधली हुई है मगर एक सूबा धांधली से बिल्कुल पाक था। वाह जी वाह, खैबर पख्तूनख्वा बड़ा बेहतरीन है। खैबर पख्तूनख्वा में तो जाली वोट किसी को पड़ा ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तो किसी पार्टी की क्यादत को फोन कॉल्स आई नहीं, किसी को भी फोन कॉल नहीं आई। मैं ये देखें, मेरा काम नहीं है एज एन अवामी नेशनल पार्टी की मेंबर कि मैं कुछ बोलूं इसके ऊपर। जिस दिन हमारी पार्टी की आला क़यादत और इन्फॉर्मेशन की जो दफातर हैं वो ये फैसला करेंगे कि वो आवाम के साथ शेयर करें कि एक एक पोलिंग स्टेशन कितने कितने करोड़ के अंदर ऑफर किया जा रहा था, तो फिर ये बात की जाएगी। लेकिन ये कहना बहुत गैर मुनासिब होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली नहीं हुई। धांधली यहाँ पे भी हुई है, और धांधली कहीं पे हर सीट के ऊपर जिसने जितने पैसे दे दिए बस वहां पे किसी ना किसी तरीके से एडजस्टमेंट की गई है। ये कहना कि इस तमाम सीटों के ऊपर धांधली हुई है इज गोइंग टू बी अ लाई। ये कहना कि एक पार्टी सिंपल मेजॉरिटी जीती है इज गोइंग टू बी अ लाई। दैट इज डेफिनेटली एग्जैजरेशन। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो करंट मैंडेट है सीट्स के हवाले से, क्या वो इससे ज्यादा होना चाहिए था? मुझे लगता है यस, और मुझे लगता है वो बढ़ेगा जैसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के आगे ये केसेस जाना शुरू होंगे। डिड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन 170 एंड 170 प्लस सीट्स एज अ सिंपल मेजॉरिटी? नो, आई डिड। अगर हम यही चीज़ कंपेयर करते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, हम देखते हैं कि 2022 तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ। लोग जो थे वो इतने ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से, इवन पीटीआई के लोग भी खुश नहीं थे पार्टी से। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, जैसे खान साहब को निकाला गया, उसके बाद एक पूरा सैम्पथी जो है वो खान साहब जनरेट कर लेते हैं और एक मैस जो है वो पूरे का पूरा उनके साथ हो जाता है। तो अब आपको ये लगता है कि अब चांसेस हैं, अगर कभी भी इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये 6 महीने तक नहीं चल सकते, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बस ये 2 साल की बात है, इनसे इकॉनमी नहीं संभाली जानी जैसे हालात चल रहे हैं, लेकिन हम 5 साल को भी अज्यूम कर लेते हैं कि उसके बाद जब भी इलेक्शन होंगे, डू यू सी के पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ने जितनी अब सीट्स ली हैं इसी तरीके से वो सक्सेसफुल हो सकेंगे, पीटीआई जो है वो ज़्यादा हैविली कम बैक कर सकेगा? इसके बारे में आपकी क्या प्रडिक्शंस हैं? देखिए, प्रिडिक्ट करना एनीथिंग एट दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी अ लिटिल मायोपिक, बिकॉज में हम किसी एक तरीके से बात सोच रहे होते हैं, हो जाती वो किसी और तरीके से। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त बेहतरीन फैसला यही था, इस वक्त इनफैक्ट किसी भी पॉलिटिकल जमात के लिए बेहतरीन फैसला यही है कि वो अपोजिशन के अंदर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आईएमएफ का रिव्यू आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, बलोचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट ताकतें हैं वो सारी मुत्तहिद हो चुकी हैं,
और आपके पास एक एक्टिव सेशन की मूवमेंट चल रही है बलूचिस्तान के अंदर, और जो सेशन की मूवमेंट के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट भी बहुत दर्दनाक है। रियासत के अपने बहुत ज्यादा मुजालिम और अपने बहुत से जुर्म हैं जो कि उस आबादी के ऊपर किए गए हैं, बलोच अवाम के साथ किए गए हैं, जिनको आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी एक आइसोलेटेड फॉरेन पॉलिसी थी इमरान खान साहब के बाद, जिसके बाद जरा सा उसको बेहतर किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। लेकिन अभी भी पाकिस्तान, हिलरी क्लिंटन ने एक जमाने में कहा था कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल आयन है, अभी दोबारा हमारी उस किस्म की इमेज बन चुकी है। और ये कामयाब बनाने के अंदर इंडिया की मोदी गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी का आम है, और उनकी जो इंडिया की जो डायस्पोरा जिसको एनआरआईज कहा जाता है, नॉन रेजिडेंट्स, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान इस चीज को इफेक्टिवली कॉम्बैट नहीं कर सका इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर। इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की पोजीशनिंग इंडियन पोजीशनिंग के मुकाबले में बोर है। और मैं वॉशिंगटन डीसी में रह चुकी हूँ, मैं एज अ लॉबिस्ट वहां पे जॉब कर चुकी हूँ। मैं आपको ओपन बात कर रही हूँ कि पाकिस्तानियों को ना ही कोई इंटेलेक्चुअल समझता है, ना स्मार्ट समझ, एंटर होते हैं तो लोगों की आंख चढ़ जाती है। इंडियंस को अभी भी इस रवैये का सामना करना नहीं पड़ता, वो काफी हद तक अपनी एक इमेज को अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन कर चुके हुए हैं। अब जो भी सूरत हाल हो, रहना तो आपने से दुनिया के अंदर है ना, मरीख पे जाके नया पाकिस्तान तो आप आबाद नहीं कर सकते। अमेरिका जितना बुरा हो जाए, बरतानिया जितना बुरा हो जाए, यूरोपियन यूनियन के जितने भी ड्रामे हो जाए, रहना तो एट द एंड ऑफ द डे आपने इसी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर है, और इसी के अंदर आपने किसी ना किसी तरीके से फंक्शन करना है। सो यू नीड समबडी विद हु हैज देयर हेड ऑन देयर शोल्डर्स, who is going to be able to be who is able to navigate all of this. And I think the only person who is able to navigate all of this from mainstream political parties is Bilawal Bhutto Zardari और नवाज शरीफ। डिड दे विन द पब्लिक मैंडेट इस लेवल के ऊपर कि वो एक सिंपल मेजोरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट कायम कर सकें? नो। और ये चीज है जहां पे बुनियादी मसला खड़ा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन और प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा चलाना आता है, और ये कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन जब वो सीटें जीत जाते हैं और हल्फ उठाने का वक्त आ जाता है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाती है फ्लॉप। उनको बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो क्या करें। आप क्लाइमेट मिनिस्टर आपने लगाया हुआ सरताज गुल को, हु इज अ ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट कैंपेनर। डेरा गाजी खान जैसे इलाके के अंदर एक नौजवान औरत का जनरल इलेक्शंस के ऊपर कंसेक्यूटिवली 2 दफा सीट लेकर आना, दबंग खातून है वो, बट क्लाइमेट मिनिस्टर, रियली? अली अमीन गांडापुर को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पे बिठाना, रियली? जैसे पहले आपने परवेज खटक के साथ किया है। तो गवर्नमेंट जीतने से पहले तक तो पीटीआई बड़ी तगड़ी होती है, उसके बाद आके वो फॉल्टर करती है। तीसरा मसला आ जाता है पीएमएलएन का। नवाज शरीफ साहब स्टेट्समैन है, नो डाउट अबाउट इट, लोगों को जितने बुरे लगे, ये आपको मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ इज अ स्टेट्समैन, एंड पीपल डू टेक नवाज शरीफ सीरियसली इन द ग्लोबल वर्ल्ड, इन पाकिस्तान एज वेल। ट्रेडर्स के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे तरीके से वो एक चीज को आगे लेकर चलते हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से लाख एतराजात। मगर नवाज शरीफ के साथ जी जुड़े हुए पैकेट के अंदर एक के साथ दूसरा फ्री आता है इसहाक डार, जिनकी डारोनॉमिक्स के ऊपर उनका जो अपना एक स्टाइल है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करने का आर्टिफिशियल किस्म का, उसके ऊपर बात हो चुकी है। तो आपके एक बुनियादी से सवाल का मैंने एक बड़ा गंभीर सा जवाब दे दिया, जिसे मैंने कुछ भी खुल के नहीं बोला, लेकिन कहने का मतलब मेरा दोबारा यही है कि आप एक बंदा बिठाएं कि दूसरा बंदा बिठाएं कि तीसरा बंदा बिठाएं, हर जगह पे मसला है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप कैबिनेट दे नहीं सकते बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 3 पे है। पीएमएलएन को अगर आप देना चाहें तो दे दें, लेकिन क्रेडिबिलिटी बहुत कच्ची होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट अपोनेंट है पीटीआई की, और पीटीआई का प्रोपागेंडा आर्म बहुत स्ट्रांग है। और नवाज शरीफ साहब तो इसहाक डार को गोदी के अंदर बिठा के फिरते हैं, वो उनसे कता तालकी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इसहाक डार अगर आ जाते हैं तो कोई भी आपको नहीं सपोर्ट करेगा थिंकर्स के अंदर, प्रोसेस के अंदर। और तहरीक इंसाफ, मेरी अपनी ख्वाहिश यही है कि तहरीक इंसाफ इस दफा सामने आए और आके हुकूमत बनाए। 1.5 साल बाद अवाम उनके साथ फिर क्या सलूक करती है वो आपको नजर आ जाएगा। मेरा तो डॉक्टर यही साहब, मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड को गवर्नमेंट की ऑप्शन देनी चाहिए।